बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लासेस में बेटा रिबेट और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, सुकूक्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, रिबेट ऑन कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड अंडर वॉलंटरी स्कीम और रिबेट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, रिबेट ऑन डोनेशन, ये सारी बातें कवर करने के बाद अब हम यहाँ पहुँचते हैं आज 3.8 कंटेंट पर। टैक्स क्रेडिट फॉर पर्सन्स एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। ये शुरू में लिस्ट में आपके सामने आया था। ये क्या था भाई कि अगर कोई बिजनेस, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो, चाहे वो कंपनी हो, अगर वो अपने पास फ्रेश ग्रेजुएट जिनका प्रीवियसली कोई एक्सपीरियंस ना हो, आमतौर पे लोगों को अपने पास रखा नहीं जाता क्योंकि उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो अगर वो फ्रेश ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय करते हैं, यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने पास जॉब देते हैं, तो जॉब देने का मतलब क्या है? वो ग्रेजुएट्स आपके पास जॉब करेंगे, आप उनको सैलरी पे करेंगे। आप खुद बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने पास एम्प्लॉयज को, यानी फ्रेश ग्रेजुएट्स को अपने पास हायर कर रहे हैं और आप उनको सैलरी पे करेंगे। तो फ्रेश ग्रेजुएट्स को हायर करने पर क्या मिल रहा है? आपको रिबेट मिल रहा है। अ पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एओपी हो और कंपनी हो, जहां लफ्ज पर्सन आ गया तो पर्सन बोलने का मतलब क्या? तमाम पर्सन उसमें कवर हो गए। अब ना यहाँ पे लफ्ज रेजिडेंट इस्तेमाल हुआ या नॉन रेजिडेंट, उसका स्टेटस कुछ भी हो, तो ये रिबेट हर पर्सन के लिए अवेलेबल है। और उसका स्टेटस कुछ भी हो, स्टेटस डिफाइन नहीं हुआ, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, आप उसके लिए रिबेट क्लेम करेंगे। एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स, फ्रेश क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स ग्रेजुएटेड आफ्टर 1 जुलाई 2017, और ये स्कीम उनके लिए है कि जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है 1 जुलाई 2017 के बाद। फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, कहां से? यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी, हायर एजुकेशन कमीशन, shall be entitled to a tax credit in respect of the amount of annual salary paid to the fresh qualified graduates for a tax year in which such graduates are employed। तो फिर रिबेट मिलेगा सैलरी पे करने पर फ्रेश क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स को उस टैक्स ईयर में जिस टैक्स ईयर में आपने ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉय किया, अपने पास जॉब दी। तो ये रिबेट किसको मिलेगा? जवाब दे बेटा, ये रिबेट किसको मिलेगा? ये रिबेट ग्रेजुएट्स को मिलेगा या रिबेट जिन्होंने उनको एम्प्लॉय किया उनको मिलेगा? ये रिबेट किसको मिलेगा? बिजनेस को मिलेगा जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, ये रिबेट ग्रेजुएट्स को मिलेगा। जिसने जॉब दी है उसको मिलेगा, जिसको जॉब मिली है उसको मिलेगा, एम्प्लॉयर्स को, बिजनेस को। ठीक है जी, ओके। तो जो बिजनेस फ्रेश ग्रेजुएट्स को जॉब दे रहा है वो टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, और वो क्लेम करने का तरीकाकार क्या है? वो क्लेम करने का तरीकाकार आपके सामने है, वो ये है, टैक्स क्रेडिट शैल बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फॉर्मूला, नेमली वही A अपॉन B मल्टीप्लाइड बाय C। A क्या है? A is the tax assessed for the tax year before allowance of tax credit under this section। यानी A जो है वो टैक्स लायबिलिटी है फ्रेश ग्रेजुएट्स का रिबेट क्लेम करने से पहले। वही जिस तरह इससे पहले ए क्या थी? डोनेशन वाले केस में टैक्स लायबिलिटी थी, डोनेशन का रिबेट क्लेम करने से पहले। तो यहाँ पर ए क्या है? यहाँ टैक्स लायबिलिटी है। कौन सी टैक्स लायबिलिटी? ये वाला रिबेट क्लेम करने से पहले, फ्रेश ग्रेजुएट्स वाला। बी क्या है? टैक्सेबल इनकम। तो जब आप टैक्स लायबिलिटी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर देंगे, जब आप टैक्स लायबिलिटी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर देंगे, जवाब दे, जब आप टैक्स लायबिलिटी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको? क्या मिल जाएगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या मिल जाएगा? एवरेज रेट ऑफ टैक्स। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी से, और सी अगेन जो है वो दो में से जो लोअर हो। सी बनने के लिए दोबारा दो ऑप्शन है। नंबर 1, एनुअल सैलरी पेड टू द फ्रेश ग्रेजुएट्स इन द ईयर। तो उस टैक्स ईयर में, जिस टैक्स ईयर में आपने उस फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया है, उस साल आपने उसको जितनी सैलरी पे की है उस सैलरी को रखें। और नंबर 2, 5% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। और जो पर्सन ये रिबेट क्लेम करना चाहता है उसकी टैक्सेबल इनकम का 5% रखें। ए और बी में से जो लेसर होगा, जो कम होगा, जो लेसर होगा, जो कम होगा, वो क्या बनेगा बेटा? रिबेट बन जाएगा। मतलब वो क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा। मल्टीप्लाई किससे होगा? ए अपॉन बी से। क्लियर? अब एक सवाल यहां पे उठता है, वो सवाल क्या है?
कि क्या ये रिबेट हम हर साल क्लेम करेंगे या सिर्फ उस साल ही क्लेम करेंगे जिस साल हमने फ्रेश ग्रेजुएट को हायर किया। फॉर एग्जाम्पल टैक्स ईयर 2020 में हमने 10 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए। टैक्स ईयर 2020 में हमारे बिजनेस ने 10 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए, तो टैक्स ईयर 2020 में हम उन 10 फ्रेश ग्रेजुएट्स के हायर करने की बेस पर क्या करेंगे, हम इस रिबेट को क्लेम करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें टैक्स ईयर 2020 में मालूम करना है कि हमने उन 10 ग्रेजुएट्स को कितनी सैलरी पे की, और नंबर 2 हमारी टैक्सेबल इनकम का 5% क्या बनता है। जो दोनों में से लोअर होगा वो सी बनेगा, मल्टीप्लाई होगा A/B से। लेकिन अब बताइए टैक्स ईयर 2021 में ये ग्रेजुएट्स फ्रेश है या ये पुराने हो चुके हैं? टैक्स ईयर 2021 में ये ग्रेजुएट्स फ्रेश हैं या पुराने हो गए? पुराने हो गए, बासी हो गए। तो अब 21 में इन 10 लोगों की बिना पर आप फर्दर रिबेट क्लेम नहीं कर सकते। ये रिबेट सिर्फ 1 साल के लिए, ये कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं है, कंडीशन पूरी होने पर। हाँ, अगर टैक्स ईयर 2021 में आप मजीद 5 नए ग्रेजुएट्स हायर करते हैं, मजीद 5 नए, तो क्या आप उन नए 5 ग्रेजुएट्स की बेस पर इस रिबेट को दोबारा 21 में क्लेम कर पाएंगे? यस, कर पाएंगे ना। वो 5 नए ग्रेजुएट्स है ना, मजीद 5 नए, बिल्कुल कर पाएंगे। अच्छा, अब कुछ और टेक्निकल सवाल। टैक्स ईयर 2020 में आपने 10 नए ग्रेजुएट्स हायर किए। टैक्स ईयर 2020 में आपने 10 नए ग्रेजुएट्स हायर किए, सही है। उनमें से 2 ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन 1 जुलाई 2017 से पहले कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसको अभी तक जॉब नहीं मिली थी। जॉब कब मिली? 2020 में आपके पास आकर। तो 10 में से 2 फ्रेश तो हैं, लेकिन जॉब के लिहाज से फ्रेश है, ग्रेजुएट होने के लिहाज से फ्रेश नहीं। क्या ख्याल है? तो बताइए, अब आपको रिबेट 10 ग्रेजुएट्स की सैलरी पे मिलेगा या 8 ग्रेजुएट्स की सैलरी पे मिलेगा? 8 की सैलरी। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, डेट ऑफ ग्रेजुएशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये रिबेट उन फ्रेश ग्रेजुएट्स को जॉब देने पर है जिनको आप हायर करेंगे और उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो 1 जुलाई 2017 के बाद। कोई मसला यहां तक बेटा? क्लियर है सबको यहां तक बात? जवाब दे। अच्छा जी, उसके बाद tax credit shall be allowed for salary paid to the number of fresh qualified graduates not exceeding 15% of the total employees of the company in the year। ठीक है जी, अब समझ ले जरा बात को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। ये एक लिमिट लगा दी इन्होंने। ऐसा नहीं कि क्या हुआ भाई, यार रिबेट मिल रहा है, चलो भाई ताया के बेटे तुम भी आ जाओ, चलो भाई चाचा के बेटे तुम भी आ जाओ, चलो भाई मामू के बेटे तुम भी आ जाओ। सैलरी तो हमसे लेते रहे ना, बाद में अभी हम गवर्नमेंट को जरा दिखा दें कि हमने इतने नए फ्रेश ग्रेजुएट क्या कर लें, हाई कर लें। तो चाचा ताया मामा पुप्पी सबके बच्चों को बुला लिया, भाई आ जाओ, भाई तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इतने फ्रेश ग्रेजुएट जमा कर लिए कि उनकी सैलरी का साइज इतना ह्यूज बन गया ताकि आप ये रिबेट क्लेम कर सकें अच्छी अच्छी भरी तादाद में। ये तो आपकी प्लानिंग है ना, तो आपके अगेंस्ट टैक्स वाले भी तो प्लान करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे वो आपके टोटल एम्प्लॉइज का 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास 100 एम्प्लॉइज हैं, उसमें से 20 फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। तो अब आप इस केस में 20 को डिवाइड करें 100 से, कितना परसेंट बना? 20 को डिवाइड करें 100 से, कितना परसेंट बना? रिस्पॉन्स चाहिए बेटा आप सबका। 20% बना ऑब्वियसली, 20% बना ऑब्वियसली। आसान बात कर रहा हूं, मुश्किल बात तो नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या आपको 20 एम्प्लॉइज की सैलरी पर रिबेट मिलेगा? नहीं, इस केस में आपको ज्यादा में ज्यादा 15 एम्प्लॉइज की सैलरी पर रिबेट मिलेगा। मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे वो आपके टोटल एम्प्लॉइज का 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपके फ्रेश ग्रेजुएट्स आपके टोटल एम्प्लॉइज का 15% से क्या है, ज्यादा है, तो फिर आपको हद में हद ज्यादा में ज्यादा 15% तक रिबेट मिलेगा, उससे अबव नहीं मिलेगा। क्या ये बात समझ में आती है सबको? तो अगर 100 एम्प्लॉइज हैं, 20 फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो रिबेट 20 पे नहीं मिलेगा, 15 की सैलरी के बराबर मिलेगा। क्या ख्याल है? बात समझ में आती है?
जवाब दें। अच्छा जी, एक कंपनी है उसमें 250 एम्प्लॉइज है, एक कंपनी है उसमें 250 एम्प्लॉइज हैं, और उन 250 एम्प्लॉइज में 60 जो हैं फ्रेश ग्रेजुएट्स अभी हायर किए गए, 60 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर किए गए। अब बताइए क्या सिनेरियो बनेगा, क्या 60 की सैलरी पर रिबेट मिलेगा या 60 से कम पे मिलेगा? 60 को अगर हम 250 से डिवाइड करें तो कितना परसेंट बनता है? 24% बनता है। तो इस केस में क्या करना है, हमें 250 का 15% निकालना है। 250 का 15% 37। तो इस केस में ज्यादा कितने एम्प्लॉयज की सैलरी पर आपको रिबेट मिलेगा? 37 एम्प्लॉयज की सैलरी पर रिबेट मिलेगा। ठीक है जी, कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ पर? उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा इस हवाले से। नाउ उसके बाद 3.9, कल वो पॉइंट तो हमने कल 3.8 की तरफ पढ़ा था उस पुरानी किताब के क्या कहते हैं नोट्स वाले हिस्से से, लेकिन अभी आप क्या कर लें, इसको देख लें। वही है कि अगर रिबेट जो है वो टैक्स लायबिलिटी से एक्सीड करता है तो रिबेट जो है वो टैक्स लायबिलिटी को निल तो कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता। और जो रिबेट का कोई पोर्शन रिबेट का या पूरा रिबेट मैं क्लेम नहीं कर सका हूं, तो क्या मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं? नहीं। जवाब उसका ये कि मैं कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कुछ, लेकिन वो अभी एक्सेप्शनल केसेस इस चैप्टर में मौजूद नहीं है, तो फिल वक्त तो जवाब नो हो गया आपके लिए। तो इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स रिबेट इज मोर देन tax liability, then no refund shall be allowed, or nor is the same allowed to be carried forward or carried back. क्या मतलब, अगर कोई रिबेट ज्यादा है और लायबिलिटी कम है तो जो डिफरेंस है उस डिफरेंस मुझे वापस नहीं मिलेगा। रिबेट मेरी लायबिलिटी को निल कर सकता है, नेगेटिव नहीं कर सकता, तो वो डिफरेंस मुझे वापस नहीं मिलेगा। नंबर 2, ना मैं उसको अगले साल की लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता हूँ, ना मैं उसको पिछले साल की लायबिलिटी से एडजस्ट कर सकता हूँ। बात जब ऐसा भी तो होता है ना कि आप 2 साल का एक साल रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, पिछले साल का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आप मौका बोलते हैं अच्छी बात है, तो हम क्या करते हैं कैरीड बैक करते हैं, इस रिबेट से हम पिछले साल की लायबिलिटी भी एडजस्ट कर लेते हैं बचे हुए रिबेट से। तो ये तमाम बातें आपके सामने। लेकिन ये एक चीज और भी है कि देखें, पिछले साल की लायबिलिटी एडजस्ट करने से मुराद कुछ और बातें भी जो टेक्निकल हैं। वो बातें क्या है कि बास केसेस में हम अपने रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज मतलब माजी में जो हमने रिटर्न फाइल किया था हम उसको अपडेट कर दें दोबारा, और उसको अमेंड कर दें, और अमेंड करके उस पर ये रिबेट क्लेम कर सकें। मतलब रिबेट को आमतौर पे कैरी फॉरवर्ड करना और कैरी बैक करने का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, जो कि कुछ केसेस मेंशन होंगे चैप्टर ऑफ लॉसेस में। और चैप्टर ऑफ लॉसेस इस किताब का 15वां चैप्टर है। किताब फिर से मैं बोल दूं आपके पास होनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन बाय सर खालिद पेटीवाला। तो सर केपी की किताब है ये, और इस केस में जो अरेंजमेंट है इससे बेहतरीन अरेंजमेंट नहीं हो सकती कोई भी टैक्स पढ़ने के लिहाज से। तो काइंडली इस तरतीब से आप टैक्स पढ़ें और किताब आप लोग ले लें, सब लोग लाजमी। जनाब आगे मजीद बात, यहां तक कोई सवाल तो नहीं बनता आप लोगों का? बेटा कोई सवाल है तो पूछिए बेटा प्लीज, कोई सवाल है तो बताइए मुझे यहां तक। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो बोलिए। ओके जी, तो अगली बात अब हम क्या करने जा रहे हैं, अगली बात यह है इफ द पर्सन इज अ मेंबर ऑफ एन एओपी। मैंने क्या बोला था, अगर आप एओपी के मेंबर हैं, तो मेंबर से मुराद क्या है? एओपी पार्टनरशिप फॉर्म, और आप उसमें पार्टनर। तो मेंबर ऑफ एओपी का मतलब क्या है? पार्टनर। और एओपी का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फॉर्म। तो हमने कहा था टैक्स लॉ के हिसाब से पार्टनर अलग बात है और पार्टनरशिप फॉर्म अलग बात है। टैक्स इन दोनों को अलग अलग पर्सन के तौर पे देखता है, ऐसा ही है ना। एओपी अपने प्रॉफिट्स पे अलग टैक्स पे करेगी, पार्टनर अपनी इनकम पर अलग टैक्स पे करेगा। ये सारी बातें आपको याद होंगी, ये डिस्कस हो चुकी हैं शुरू में। अब भूलने का वक्त नहीं है भाई, चीजें याद करने का वक्त है, रिटेन करने का वक्त है। अगर हम भूल जाएंगे तो हमें आइंदा आने वाले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने में डिफिकल्टी होगी। जवाब दे दिया करना, तसल्ली हो जाती है बेटा कि हाँ भाई याद है हमें। ठीक है जी। तो इफ द पर्सन इज मेंबर ऑफ एन एओपी, any tax credit that could not be claimed
by such member can be claimed by AOP of which he is a member in the same year. अगर आपके पास बतौर इंडिविजुअल कोई रिबेट है जिसको आप क्लेम नहीं कर पा रहे, यानी कि आपकी टैक्स लायबिलिटी कम है और रिबेट का अमाउंट ज्यादा है, या कोई रिबेट आप यूटिलाइज नहीं कर सके, उससे पहले ही आपकी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, निल हो गई, तो इस केस में अगर आप एओपी के मेंबर हैं, यानी आपका ताल्लुक एओपी से भी है, तो आप अपना रिबेट एओपी को सरेंडर कर सकते हैं कि आप वो रिबेट क्लेम ना करें बल्कि आपकी एओपी रिबेट क्लेम कर ले। बस उसके लिए शर्त क्या है, सेम टैक्स ईयर हो। जिस टैक्स ईयर में आप रिबेट क्लेम कर सकते थे उस टैक्स ईयर में आपके बजाय आपकी एओपी ने वो रिबेट क्लेम कर लिया और अपनी इनकम को रिड्यूस कर, अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर। ये एक ऑप्शन है लॉ में कि अगर कोई इंडिविजुअल रिबेट क्लेम नहीं कर पा रहा बतौर पार्टनर या मेंबर ऑफ एओपी, तो वो अपना रिबेट अपनी एओपी को सरेंडर कर सकता है ताकि उस इंडिविजुअल मेंबर के बजाय वो रिबेट कौन क्लेम कर ले, एओपी। तो ये गुंजाइश है लॉ के अंदर, ये गुंजाइश निकाली गई है लॉ में, ठीक है जी। उसके लिए एक जरूरी बात है, वो चीज क्या है, जो कि लॉ, टैक्स लॉ के हिसाब से एओपी और उसका मेंबर दो अलग अलग पर्सन है। For this purpose, a copy of written agreement between the member and the AOP shall be furnished along with the return of income of AOP. जब AOP अपनी इनकम पे टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा, तो उसमें उसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जिसमें AOP के मेंबर की रजामंदी लिखी होगी, वो अपनी खुशी से अपना रिबेट अपनी AOP को सरेंडर करता है, और ये रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। तभी FBR उस रिबेट को, जो कि किससे बिलोंग करता है, इंडिविजुअल पर्सन से, लेकिन क्योंकि वो इंडिविजुअल पर्सन इस फर्म में पार्टनर है, तो वो अपना रिबेट अगर अपनी फर्म को सरेंडर करता है ताकि फर्म की टैक्स लायबिलिटी कम हो जाए, तो इसके लिए अगर रिटर्न एग्रीमेंट होगा और वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी रिटर्न के साथ सबमिट की जाएगी तब ये एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे रिटर्न ऑफ इनकम क्या है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि भाई रिटर्न ऑफ इनकम एक डॉक्यूमेंट है जो हम वर्किंग कर रहे होते हैं, टैक्स लायबिलिटी, सैलरीड केस, नॉन सैलरीड केस, फिर टैक्स लायबिलिटी वर्कआउट करते हैं, तो ये वर्किंग एक डॉक्यूमेंट में की जाती है। उस डॉक्यूमेंट का नाम रिटर्न ऑफ इनकम है, और ये आजकल तो एफबीआर की वेबसाइट है, उस पर पोर्टल पे ही मौजूद होता है, वो वहीं पे ये फाइल होता है, वहीं पे बॉक्सेस बने होते हैं, आपको खाली वैल्यूज पंच करनी होती है उसके अंदर, और वो सारी कैलकुलेशन टैक्स लायबिलिटी खुद ही वर्कआउट कर लेता है। माजी में और अभी भी, पास्ट में लोग इसको मैनुअली फाइल करते थे, एक पेपर था, एक फॉर्म था, उस फॉर्म में हेड्स ऑफ इनकम लिखे होते थे, मुख्तलिफ बॉक्सेस बने होते थे, और उसको आप फिल करके आप उसको बाकायदा फॉर्म के तौर पे सबमिट करते थे एफबीआर को, और उसका टैक्स आप पे करते थे नेशनल बैंक के अंदर। तो ये पूरा एक सिस्टम था। तो अपनी इनकम की मालूमात देने के लिए जो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया जाता है उस डॉक्यूमेंट का नाम है रिटर्न ऑफ इनकम। तो जब आप अपनी इनकम की मालूमात फराम करते हैं एफबीआर को, तो जिस डॉक्यूमेंट के जरिए फराम करते हैं उसको रिटर्न ऑफ इनकम बोलते हैं, ठीक है जी। The return of income is the document prescribed by FBR which is used by the taxpayer to declare his taxable income and tax liability. ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके जरिए आप अपनी टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी एफबीआर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल बात नहीं। अब आ जाते हैं दोबारा जरा कुछ कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनकी हम बात कर लें। क्या ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, बताइए, हेड्स ऑफ इनकम वाले। मैंने क्या कहा था, एक दफा फिर से आऊंगा इन कॉन्सेप्ट्स की तरफ, एक दफा फिर से आपको याद दिलाऊंगा ये तमाम कॉन्सेप्ट्स। याद है या भूल चुके? बताइए, ठीक है जी। तो वही बात, टोटल इनकम याद रखिएगा। टोटल इनकम, एक तो इनकम की डेफिनेशन थी एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू डिडक्शन ऑफ टैक्स, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम, एनी लॉस ऑफ इनकम। ये इनकम की डेफिनेशन थी। और उसके बाद हम कहाँ आए थे, टैक्सेबल इनकम पर। तो ये दोबारा मैं टैक्सेबल इनकम वाली बात दोबारा कर रहा हूँ, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम। इनकम इज टैक्सेबल अंडर एनी ऑफ द 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो कोई भी इनकम जो कि इनकम की डेफिनेशन में फॉल कर गई, वो अगर टैक्स होगी तो इन पांचों में से किसी एक हेड में जाके टैक्स होगी। और उन पांचों हेड्स के नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तरतीब यही होगी। लॉ में इनके सेक्शन इसी तरतीब से चल रहे हैं। अब जब हम सैलरी के हेड पे जाएंगे तो लॉ पहले सैलरी डिस्कस करेगा, फिर प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस, फिर कैपिटल गेन, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बहरहाल हम पढ़ेंगे पहले सैलरी, फिर पढ़ेंगे प्रॉपर्टी, फिर पढ़ेंगे कैपिटल गेन, फिर पढ़ेंगे अदर सोर्सेज, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। लेकिन
ऑर्डिनेंस के लिहाज से तरतीब में जो है वो क्या है, ये इसी तरतीब से लिखे हुए हैं। नाउ तवज्जो कीजिएगा, सेक्शन 3 जो है वो सैलरी शुरू हो जाता है आपका, सेक्शन 3 सैलरी से शुरू हो जाता है, सैलरी, और उसके बाद आगे जाके इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, देन सो ऑन। उसके बाद जनाब हम बात कर रहे हैं टोटल इनकम की, तो 4.2 जो है वो टोटल इनकम को डिफाइन कर रहा है बेटा। टोटल इनकम इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स अंडर 5 हेड्स ऑफ इनकम नेट ऑफ डिडक्शंस एडमिसिबल। आप 5 हेड्स ऑफ इनकम का सम करें, टोटल इनकम बन जाएगी। हाँ, जिस हेड से रेलेवेंट एक्सपेंस माइनस करना अलाउ हो माइनस कर दें, तो एक्सपेंस का ताल्लुक जिस हेड से वो उसी हेड से माइनस होगा। तो आप जानते हैं कि इन 5 हेड्स ऑफ इनकम को लिखते हुए कुछ चीजें ग्रॉस पर आती हैं, कुछ चीजें नेट पर आती हैं। सैलरी ग्रॉस पर आएगी, प्रॉपर्टी ग्रॉस पे भी आ सकती है और नेट पे भी आ सकती है, बिजनेस नेट पर आएगा, कैपिटल गेन नेट पर आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नेट पे भी आ सकती है और ग्रॉस पे भी आ सकती है। ये सारी बातें आपसे हो चुकी है अगर आपको याद हो तो जब आप टोटल इनकम लिखें तो उस इनकम को जिन हेड्स ऑफ इनकम में लिखें, अगर वो ग्रॉस आते हैं तो ग्रॉस लिखें, नेट आते हैं तो नेट लिखें। तो जो भी वो आते हैं उन हेड्स का जब आप सम करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल इनकम। उसके बाद उस टोटल इनकम को रिड्यूस किया जाएगा, इनकम का टोटल होने के बाद रिड्यूस किया जाएगा। द टोटल इनकम शैल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स। तवज्जो बेटा, अब ये दोबारा यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल होने जा रहे हैं। मैंने कहा था तफसील दोबारा आपके सामने आएगी, ये तफसील दोबारा आपके सामने आ गई बेटा, तो ये तफसील दोबारा आपके सामने आ गई। हाँ भाई, द टोटल इनकम शैल आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट्स टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस करना होगा। अगर ये अलाउंसेस आपके पास अवेलेबल है तो अलाउंस का ताल्लुक टोटल इनकम से है कि वो टोटल इनकम को रिड्यूस करता है टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए। तो टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम के दरमियान डिफरेंस करने वाली चीज क्या है, अलाउंसेस है। अगर कोई अलाउंस नहीं है तो टोटल इनकम ही टैक्सेबल इनकम के बराबर होगी। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस, ज़कात वो माइनस करें जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के तहत पे की गई हो। अगर आप ज़कात रमजान में वैसे ही किसी को पे कर देते हैं, दरवाजे पे कोई फकीर आ गया उसको पे कर दिया, किसी जानने वाले को पे कर दिया, किसी जरूरतमंद को पे कर दिया, तो बेटा ये ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं है। ठीक है जी, तो ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस क्या है, जो डिडक्ट एट सोर्स हो जाए, चाहे वो कोई कंपनी डिडक्ट करे, चाहे वो कोई बैंक डिडक्ट करे। जैसे यकम रमजान पर सेविंग अकाउंट्स के ऊपर, बैलेंसेस के ऊपर ज़कात डिडक्ट हो जाती है, तो वो ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस है, बिल्कुल ठीक है। तो वो ज़कात क्या होगी आपके लिए, ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस कहलाएगी। अगर एग्जाम में लफ्ज लिखा हुआ आ जाए ज़कात पेड टू रिलेटिव, तो आप उसको ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस नहीं मानेंगे। अगर सिर्फ लफ्ज ज़कात आ जाए तो फिर आप पॉजिटिव सोचेंगे। अगर सिर्फ ज़कात लिखा हुआ आ जाए और क्लियरिटी ना हो कि ज़कात ये ज़कात अंडर उशर ऑर्डिनेंस है या नहीं, तो फिर आप उसको ज़कात अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस मान लेंगे अगर लफ्ज सिर्फ ज़कात इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर नोट फॉर स्टूडेंट्स मौजूद है। वो क्या है, ज़कात पेड टू रिलेटिव्स बाय अ टैक्स पेयर इज नॉट अलाउबल डिडक्शन। However, if nothing is mentioned in the question, then it would be assumed as payment under zakat and ushur ordinance deductible. उसके बाद मजीद चीजें क्या थी बेटा, वर्कर्स वेलफेयर फंड WWF सेक्शन 60A, ये भी अलाउंस है। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड सेक्शन 60B, ये भी अलाउंस है, बता चुका हूं इनके बारे में। डोनेशंस अंडर क्लाउज 61 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, या डोनेशंस अंडर वेरियस क्लाउजेस ऑफ पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल, क्योंकि 61 क्लाउज भी और 64 क्लाउज भी अगर आपको याद हो, तो जो 61 क्लाउज के तहत डोनेशंस हैं वो भी अलाउंसेस हैं लेकिन उनपे लिमिट अप्लाई होती है, और जो 64 क्लाउज के तहत डोनेशंस हैं वो भी अलाउंसेस हैं, बस फर्क क्या है, उनपे लिमिट अप्लाई नहीं होती। 4 पॉइंट्स तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, अब ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लें यहाँ पर ताकि हम आगे अपनी वर्किंग तक बढ़ जाएं। तवज्जो, बहुत तवज्जो। अब ई पॉइंट क्या है, प्रॉफिट ऑन डेट पेड अंडर हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। अगर आप घर बनाने के लिए क्या करते हैं बेटा, लोन लेते हैं घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए, तो फिर उस लोन पर जो आप इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट आपको अलाउंस के तौर पे अलाउ होगा और वो आपकी टोटल इनकम को रिड्यूस करेगा टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। तफसील इसकी नीचे आ रही है, दोबारा इसको समझाता हूं। एफ पॉइंट क्या है, एजुकेशन एक्सपेंसेस।
बच्चों को आप पढ़ाते हैं, स्कूल फीस पे करते हैं उनकी, तो क्योंकि आप की इनकम या आमदनी कम होने के बावजूद भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ाई को आप इतनी अहमियत देते हैं, तो एजुकेशन एक्सपेंसेस जो आप अपने बच्चों के बेयर कर रहे हैं वो हैं तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, वो किसी इनकम को जनरेट करने के लिए नहीं हो। तो इनकम कमाने के बाद आपका खर्चा है, आपकी कंजम्पशन है, लेकिन फिर भी लॉ आपको एजुकेशन एक्सपेंसेस को अलाउ कर रहा है बतौर बतौर अलाउंसेस क्लेम करने के लिए। क्या आप उसको बतौर अलाउंसेस क्लेम करें और अपनी टोटल इनकम को रिड्यूस करें तो अराइव एट टैक्सेबल इनकम। इसकी तफसील भी नीचे आ रही है, हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद जी पॉइंट क्या, कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान बैतुल माल फंड। अगर आप पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं पाकिस्तान बैतुल माल फंड में तो इस पर भी आपको क्या मिलेगा, अलाउंस मिलेगा। ये तमाम बातें। और लास्ट पॉइंट आपके पास क्या है बेटा, लास्ट पॉइंट है फीस टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप फी पे करते हैं किसको, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, फीस टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, जवाब दीजिए। इसको पहले पढ़ा लूं फिर सारे पॉइंट दोबारा आपको पढ़ाता हूं। इसका क्या मतलब है फीस टू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन? हाँ जी, देखिए जब आप आई कैप के मेंबर बन जाएंगे, आप सीए क्वालिफाई करेंगे इंशाल्लाह और आई कैप के मेंबर बनेंगे, तो आई कैप का मेंबर बनने के बाद भी आपको आई कैप को सब्सक्रिप्शन पे करनी होगी, मेंबरशिप फी पे करनी होगी। आई कैप आपसे पैसे लेना छोड़ेगा नहीं बेटा, ख्याल रखिएगा। अभी आप देते हैं एनुअल सब्सक्रिप्शन फी बतौर स्टूडेंट, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट मेंबर है, तो अभी आपको अपने नाम के आगे से स्टूडेंट हटाना है। जिस दिन आप खाली मेंबर बन गए तो फिर आप देंगे मेंबर सब्सक्रिप्शन फी। अच्छा, अब एक बात समझने वाली है, वो सुन लीजिएगा बेटा प्लीज, तवज्जो से सुनिएगा बात। आई कैप के मेंबर्स दो किस्म के, यस और नो। कैसे दो किस्म के? कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो हैं जो सीए क्वालिफाई करने के बाद सीए फर्म खोल लेते हैं, वो अपनी फर्म स्टार्ट कर देते हैं ऐसा, और वो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को यानी कि ग्रीन पेन राइट को प्रैक्टिस करते हैं, वो अपनी सिग्नेचर क्वालिफिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं। दे प्रैक्टिस देयर ग्रीन पेन राइट। वो जो ऑडिट का उनके पास राइट है, ग्रीन पेन का राइट है, उनको जो हक मिला हुआ है कानूनी तौर पर, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो सिग्नेचर करते हैं और वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हैं। तो ऐसे मेंबर्स कहलाते हैं प्रैक्टिसिंग मेंबर्स। क्या कहलाते हैं? प्रैक्टिसिंग मेंबर। दे आर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं बतौर अकाउंटेंट, वहां पर वो अपना ये ग्रीन पेन राइट इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि वो तो वहां पर अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं, और वो सर्विसेज जो है वो ऑडिट सर्विस नहीं होती इंडिपेंडेंटली, बल्कि वो तो उस कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। तो अगर आप सीए करने के बाद किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं तो क्या होगा बेटा, आप कहलाएंगे नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर। क्या कहते हैं? ये फर्क समझ में आया सबको कि प्रैक्टिसिंग मेंबर कौन होता है और नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर कौन होता है? प्लीज। अच्छा, अब जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है उसको तो मेंबरशिप रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर वो मेंबरशिप नहीं रखेगा तो वो ग्रीन पेन राइट उसके पास नहीं होगा। तो क्योंकि प्रैक्टिसिंग मेंबर के लिए मेंबरशिप फी जो है वो उसकी इनकम कमाने के लिए जरूरी है। प्रैक्टिसिंग मेंबर के लिए जो मेंबरशिप फी है वो उसकी इनकम कमाने के लिए जरूरी है, ठीक है? तो वो उसको बतौर एक्सपेंस क्लेम करेगा, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के तौर पे एक्सपेंस क्लेम होगा। वो तो टोटल इनकम आते वक्त लेस हो जाएगा। कौन से हेड से? इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्योंकि वो जब तक अगर मेंबर नहीं रहेगा आई कैप का तो वो ऑडिट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो जो प्रैक्टिसिंग मेंबर का सब्सक्रिप्शन है वो तो उसका एक्सपेंस है, और वो कौन से हेड के अगेंस्ट एक्सपेंस है? इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट एक्सपेंस है। तो ख्याल रखिएगा एक्सपेंस होने में और अलाउंस होने में फर्क है। मैंने समझा दिया है इस बात को। भाई रिपीट ये करते हैं कि यार आई कैप के दो किस्म के मेंबर हैं, प्रैक्टिसिंग मेंबर और नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर। जो सीए फर्म्स चलाते हैं, जो ऑडिट करते हैं, वो प्रैक्टिसिंग मेंबर कहलाते हैं, और जो ऑडिट नहीं करते बल्कि किसी इदारे में जॉब करते हैं वो नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर कहलाते हैं। सिंपल सी बात। तो जो प्रैक्टिसिंग मेंबर है उनके लिए सब्सक्रिप्शन फी जो है एक्सपेंस है, और जो नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर है वो तो सैलरी अर्न कर रहे हैं, उनके लिए जो सब्सक्रिप्शन फी है वो एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि वो सैलरी इनकम अर्न करने के लिए जरूरी नहीं है।
वो मेंबर हुए बगैर भी जॉब कर सकते हैं। मेंबर मतलब जॉब करने के लिए मेंबरशिप का होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी अफिलिएशन रखने के लिए, अपना नाम जोड़ने के लिए, अपने नाम के आगे एसीए लिखने के लिए, एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट या एफसीए फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये लिखने के लिए आप क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, आप अपनी मेंबरशिप रिटेन रखते हैं आईकैप से। ठीक है, तो फिर ऐसे लोग जो नॉन प्रैक्टिसिंग मेंबर हैं उनके लिए सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस नहीं है हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट। तो ये स्पेशली यहाँ पर क्या किया, उनको अलाउ किया गया है कि वो अपने सब्सक्रिप्शन को बतौर अलाउंस क्लेम कर लें, किसके अगेंस्ट, टोटल इनकम के अगेंस्ट। तो मामला बड़ा सिंपल है, अगर आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन फी को एक्सपेंस मानेंगे अपनी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट, और अगर आप नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप अपनी सब्सक्रिप्शन फी को अलाउंस मानेंगे अगेंस्ट योर टोटल इनकम टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। अब ये बातें आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूं, ये क्लियर, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया है समझाने में कि क्या एक्सपेंस है और क्या अलाउंस है, ये बात ध्यान में रखिएगा। बेटा प्लीज रिस्पॉन्स कर दें ताकि तसल्ली हो जाए, बोलिए बेटा। बताइए, एक ही बंदा यस बोल रहा है, चलें ओके, आहिस्ता आहिस्ता यस आना शुरू हो गया भाई। हाँ बेटा सबको क्लियर है, बाकी अवाम क्या कर रही है, सो रही है बाकी अवाम। क्या अलाउंस और एक्सपेंस का फर्क क्लियर है बेटा? ओके जी, ओके जनाब। तो मैंने क्या बोला, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जो फीस है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली, सब्सक्रिप्शन, वो एक्सपेंस है, और नॉन प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट के लिए क्या है, अलाउंस है, वो अपने टोटल इनकम में से इसको लेस करेगा टू अराइव एट टैक्सेबल इनकम। अब ये आपके सामने है, इसको पढ़ ले क्विक, ये क्या है बेटा, subscription paid by non-practicing professionals to their professional organization would be allowed as an admissible expense from their income even if they are not engaged in practice but are employed otherwise। फिर भी उनको एक्सपेंस के तौर पे अलाउ किया जाएगा, और एक्सपेंस से मतलब यहाँ पर क्या, अलाउंस है, टोटल इनकम के अगेंस्ट, ना के हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट। The reduction would however be admissible where the subscription is necessary for retention of professional qualifications as in the case of chartered accountants। और अपनी क्वालिफिकेशन रखने के लिए आपको ये मेंबरशिप रखना जरूरी है। जैसे बहुत सारे लॉयर्स हैं, तो लॉयर्स को अपनी लॉ प्रैक्टिस करने के लिए बार की मेंबरशिप चाहिए होती है, बार जो उनकी बार काउंसिल होती है, तो उसकी मेंबरशिप चाहिए होती है, तो वो उनको प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है बिल्कुल। तो देखना यह है कि आप प्रैक्टिसिंग काम कर रहे हैं या नॉन प्रैक्टिसिंग। अगर आप लॉ फर्म चला रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो आपकी बार की जो मेंबरशिप फी आप पे करेंगे वो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस है, फिर वो अलाउंस नहीं है, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस से ही लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तमाम बातें अपनी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शंस पेड बाय प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स। Subscription paid by practicing professional is also an allowable reduction as their business expense। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन कौन पे करेगा, प्रैक्टिसिंग मेंबर्स, तो फिर वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस के अगेंस्ट, हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस बनेगा। इन तमाम बातों को ध्यान में रखना है। अब नीचे अगर हम आते हैं तो लिखा हुआ क्या है, वेयर टोटल डिडक्शंस फ्रॉम टोटल इनकम एक्सीड द अमाउंट ऑफ टोटल इनकम, the excess shall not be carried forward to the next tax year। अगर आपकी टोटल इनकम कम है और आपके अलाउंसेस क्या है, ज्यादा है, तब भी डिफरेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या है, अलाउंसेस भी आपकी इनकम को निल कर सकते हैं, अलाउंसेस भी आपकी इनकम को नेगेटिव नहीं कर सकते। तो इनकम अगले साल कैरी फॉरवर्ड होने के लिए पहले ही टोटल इनकम का नेगेटिव होना जरूरी है। कि आपका अगर बिजनेस लॉस में चल रहा है तो आपकी टोटल इनकम पहले ही नेगेटिव है, जो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड ही नेगेटिव है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम तो पॉजिटिव है लेकिन अलाउंसेस ज्यादा थे, इसलिए आपकी इनकम क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो अब इस केस में जो डिफरेंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो अगेन फिर रिपीट कर रहा हूं, अलाउंसेस जो हैं वो आपकी इनकम को
अलाउंसेस जो हैं वो आपकी इनकम को नील कर सकते हैं, नेगेटिव नहीं कर सकते। ठीक है जी, इन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब वापस आते हैं किस चीज पर बेटा, प्रॉफिट ऑन डेट वाले सेक्शन पर। तो जो ऊपर मैंने बताया था आपको कि ये भी अलाउंस है। अगर आपने लोन लिया है, लोन लेने वाला कौन है, इंडिविजुअल, तो इसका मतलब ये अलाउंस सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है। अगर एक इंडिविजुअल लोन लेता है, उसके बाद लोन लेने का मकसद क्या है, सर लोन लेने का मकसद है घर बनाना, घर खरीदना, कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस। अगर पर्पस इसके अलावा है, पर्पस अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, तो फिर आप इस अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो लोन लेने वाला कौन है, इंडिविजुअल है। लोन लेने का मकसद क्या है, घर खरीदना या घर बनाना। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 3, लोन किससे लिया है, लोन किससे लिया है, तो सर लोन लिया है किसी भी शेड्यूल बैंक से। शेड्यूल बैंक मतलब कमर्शियल बैंक जो लोन देता हो, या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, यानी कि जो इंस्टीट्यूट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो हो लेकिन वो बैंक ना हो। HBFC, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लोन देता है घर बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है जी। और वो इदारा रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाय गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लोकल गवर्नमेंट और ए स्टैट्यूटरी बॉडी और अ लिस्टेड कंपनी। या फिर लोन किससे लिया हो आपने, किसी गवर्नमेंट से, चाहे उस गवर्नमेंट में लोकल गवर्नमेंट क्यों ना शामिल हो। जैसे गवर्नमेंट अभी ये जो 50 लाख घर बनाने का जो प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, इसके तहत अगर गवर्नमेंट कोई लोन वगैरह प्रोवाइड करती है और उस पर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, तो तब भी आप इस अलाउंस के लिए क्या होगा, एलिजिबल होगा। या फिर कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टेट बैंक लोन दे दे आपको, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है जी। या फिर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और वो कंपनी लिस्टेड कंपनी है और उस कंपनी से आपने लोन लिया बतौर एम्प्लॉय, फॉर व्हाट, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन ऑफ हाउस। तो इन तमाम लोन्स पर जो आप बेटा इंटरेस्ट पे करेंगे, उस इंटरेस्ट को आप अलाउंस के तौर पे क्लेम कर सकते हैं टू अराइव एट योर टैक्सेबल इनकम। आप टोटल इनकम में से इनको लेस करें अपनी टैक्सेबल इनकम तक पहुंचने के लिए। अब मैं इसको पढ़ रहा हूं बेटा आपके सामने। An individual is entitled to a deductible allowance of the amount of profit or markup paid। जो भी आपने उस लोन पर प्रॉफिट बोले या मार्कअप पे किया है, ब्रैकेट बाद में पढ़ूंगा, प्रॉफिट और मार्कअप पेड ऑन लोन फ्रॉम अ शेड्यूल बैंक, चाहे वो लोन आपने शेड्यूल बैंक से लिया हो, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया हो, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन regulated by Security Exchange Commission of Pakistan or by government including local government or statutory body or a listed company for acquisition or construction of house। ठीक है, लोन लेने वाला कौन, इंडिविजुअल। लोन और अलाउंस किस पे मिलेगा, जो इंटरेस्ट पे किया है। तो अगर लोन इंटरेस्ट फ्री है तो जाहिर सी बात है कोई अलाउंस आपको नहीं मिलना। तो लोन पर आपने इंटरेस्ट पे किया है। लोन लेने वाला कौन है, इंडिविजुअल। लोन किससे लिया है, तो किसी शेड्यूल बैंक से, कमर्शियल बैंक से, या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, HBFC, चाहे फिर किसी गवर्नमेंट से, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से, स्टेट बैंक, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी से। ठीक है जी। अब लोन लेने का मकसद क्या है, फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस, घर खरीदना, और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, ये नए घर की कंस्ट्रक्शन करवाना। तो अगर आप लोन लेते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाउस के लिए, रंग और रोगन करवाने के लिए, तो फिर बेटा ये जो लोन आपने लिया है ये ना एक्विजिशन है ना कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो फिर इस लोन का पर्पस चेंज हो गया। भले अब आप बाकी सारी कंडीशन पूरी कर दें, आपको इस पर इस लोन पर पे होने वाले इंटरेस्ट पर आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। तो क्या ये बात क्लियर है सबको कि ये प्रॉफिट ऑन डेट का अलाउंस कौन क्लेम करेगा, इंडिविजुअल क्लेम करेगा। किस चीज पे क्लेम करेगा, जो मार्कअप या प्रॉफिट उसने पे किया उस पे क्लेम करेगा। और ये मार्कअप या प्रॉफिट उसने किस पे किया है, लोन पर पे किया है। वो लोन उसने किससे लिया है, शेड्यूल बैंक से लिया है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया है, या गवर्नमेंट से लिया है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, लोकल गवर्नमेंट हो, या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी से लिया है, या फिर किसी लिस्टेड कंपनी से लिया है। और लोन लेने का मकसद क्या है,
एक्विजिशन ऑफ अ हाउस, घर खरीदना, यहां तक बात क्लियर है सबको? बेटा बता दिएगा सब लोग प्लीज, यहां तक सबको क्लियर है? जो मैंने पढ़ा वो समझ में आया आप लोगों को? बेटा मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया? प्लीज क्लियर कर दीजिएगा यहां तक सब लोग। क्या हाँ जी बेटा बोलिएगा, क्या बात सबको क्लियर है यहां तक? जवाब दीजिए बेटा, यहां तक की बात सबको क्लियर है? सबसे पूछ रहा हूं, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। जवाब दीजिएगा प्लीज सब। ओके नाउ, अब अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट है सर ये क्लेम कैसे होगा, इसको क्लेम कैसे किया जाएगा? तो इसका क्लेम करने का वे क्या है? ये अलाउंस है, ये रिबेट नहीं है। तो इसको क्लेम करना है तीन में से किसी एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए। डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेट शैल बी द लोअर ऑफ द फॉलोइंग। जिस अमाउंट को आप बतौर अलाउंस क्लेम करेंगे वो इन तीन में से कोई एक होगा, जाहिर सी बात है जो लोअर होगा। एक्चुअल प्रॉफिट और मार्कअप पेड। अगली लाइन नहीं पढ़ूंगा, अगली लाइन वो ब्रैकेट वाली लाइन है, वो फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो एक साल में उस लोन पर जो आपने मार्कअप या इंटरेस्ट पे किया है, पॉइंट नंबर 1 उसको रखें। फर्ज करें आपने घर बनाने के लिए लोन लिया 50 लाख का, उस पे इंटरेस्ट था 10%, तो 50 लाख का 10% कितना बना? 5 लाख। तो 5 लाख क्या हो गया? एक साल का इंटरेस्ट। नंबर 2, ₹2 मिलियन, ये मॉनेटरी लिमिट आ गई। तो 2 मिलियन आपकी क्या है? मॉनेटरी लिमिट है। नंबर 3, 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो मान लीजिए आपकी इनकम जो है वो 22 लाख है, तो 22 लाख का 50% 11 लाख। तो ऑप्शन 1 में आपका आंसर आया 5 लाख, ऑप्शन 2 में आपका आंसर आया 2 मिलियन, ऑप्शन 3 में आपका आंसर आया 11 लाख। तो लोअर क्या हुआ? लोअर क्या हुआ? 5 लाख। तो जो लोअर हुआ वो अलाउंस बन जाएगा, और वो अलाउंस लेस होगा किस में से? टोटल इनकम में से, टू अराइव एट व्हाट? एट योर टैक्सेबल इनकम। क्लियर बेटा? तो जब इन तीन में से क्या होगा? जो इन तीन में से लोअर होगा, अब वो किसी ए अपॉन बी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये रिबेट नहीं है, ये अलाउंस है। तो इन तीन में से जो लोअर होगा वो सीधा क्या होगा? टोटल इनकम में से लेस होगा। इधर कोई ए अपॉन बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, ये चीजें मिक्स मत कीजिएगा बराए मेहरबानी। अच्छा जी, अब ये जो लफ्ज आया था इंक्लूडिंग शेयर ऑफ रेंट एंड शेयर ऑफ एप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ हाउस, जरा इसको समझ लें बेटा। ये क्या है भाई? क्या हो सकता है कि आपने लोन किससे लिया हो? किसी इस्लामिक बैंक से लिया हो? पॉसिबल है? जवाब दें बेटा। जरूरी मतलब जरूरी थोड़ी कि आपने ट्रेडिशनल बैंक से लिया हो। क्या घर बनाने के लिए आपने लोन किसी इस्लामिक बैंक से लिया होगा? तो इस्लामिक बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर सकता, अब उसके पास क्या बहाना है? इस्लामिक बैंक बोलता है भाई कि हम आपको 50 लाख का घर दिलवा रहे हैं, तो ये घर तो हमारा हुआ, आपका नहीं हुआ, क्योंकि हमने दिलवाया, कीमत तो हमने पे की है। हाँ, ये 50 लाख आप पे लोन बन गए, कर्जा बन गया, जिस दिन आप चुका देंगे घर आपका हो जाएगा। अब आप एक काम करें, आप तो जब इस घर में रह रहे हैं तो आप बैंक के घर में रह रहे हैं, और बैंक इस केस में क्या हो गया? लैंडलॉर्ड हो गया। तो आप इस घर में रहें टेनेंट की हैसियत से, और आप हमें क्या, आप हमें इंटरेस्ट पे ना करें, आप हमें रेंट पे करें प्रॉपर्टी का। आप प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, आप प्रॉपर्टी का रेंट पे करें। तो फर्ज कर लीजिए बेटा, इस्लामिक बैंक जो है जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसका इस्लामिक बैंक रेंट चार्ज कर लेता है 40,000 रुपए पर मंथ। तो साल का कितना हो जाएगा? 4,80,000 रुपए। तो जहां आपका 5 लाख इंटरेस्ट जा रहा था, अब आपका 4,80,000 क्या जा रहा है बेटा? रेंट जा रहा है। तो ये रेंट जो है वो इंटरेस्ट का क्या हो गया? रिप्लेसमेंट हो गया। क्लियर? तो जिस केस में अगर आपने लोन लिया है इस्लामिक बैंक से, वहां पर अगर इंटरेस्ट नहीं है तो रेंट होगा। लेकिन एक और बड़ी चीज है कि सर एक साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, प्रॉपर्टी 50 लाख से 55 लाख की हो गई, तो अब मुझे रेंट तो देना ही देना है, मुझे 5 लाख और देने हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने पर।
यानी मतलब जब तक मैं ये प्रॉपर्टी के पैसे देता रहूंगा, जब तक के पैसे पूरे नहीं होंगे, मैं आखिरी वैल्यू जो होगी ना, उस तक जो मार्केट वैल्यू होगी, चाहे वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, मैं उसके हिसाब से पेमेंट कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हुआ ये कि मैंने 4,80,000 रुपए रेंट दिया और एक साल में प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख से इंक्रीज हो गई, तो मैंने 5 लाख और दिए ताकि मेरा कर्जा 50 लाख ही रहे। और जो मैं कर्जे के लिए प्रिंसिपल रीपे करूंगा वो इसमें शामिल नहीं है, वो अलग पेमेंट है। तो इसका मतलब जब इस्लामिक बैंक से लोन ले रहे हैं घर बनाने के लिए, घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो आपको दो चीजें देखनी है, एक रेंट और दूसरा शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन ऑफ अ हाउस। तो आपने उस केस में रेंट भी पे किया है और एक साल में जो प्रॉपर्टी की वैल्यू में इजाफा हुआ है वो भी आपने पे किया है। तो 5 लाख प्रॉपर्टी की वैल्यू का इजाफा था, क्योंकि प्रॉपर्टी 50 लाख से 55 लाख की हो गई फॉर एग्जाम्पल, और 4,80,000 प्रॉपर्टी का रेंट था, तो कुल मिला के अमाउंट कितना हो गया, 9,80,000। तो यहाँ पर एक्चुअल अमाउंट और प्रॉफिट या मार्कअप पेड की जगह शेयर ऑफ रेंट एंड शेयर टुवर्ड्स द एप्रिसिएशन ऑफ हाउस की जगह कितना अमाउंट आ गया, 9,80,000 आ गया। बाकी सेकंड पॉइंट 2 मिलियन और थर्ड पॉइंट 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम क्या रहेगा, सेम रहेगा। 1 2 3 में से जो लोअर होगा वो आपका क्या बनेगा, अलाउंस बनेगा, लेस होगा टोटल इनकम में से, टू अराइव एट योर टैक्सेबल इनकम। कोई प्रॉब्लम यहां तक बेटा, कोई मसला यहां तक, बोलिए। तो ये मैंने आपको शेयर टुवर्ड्स एप्रिसिएशन ऑफ हाउस वाली बात भी क्लियर कर दी। अब ये लास्ट हमारे पास अलाउंस है, कौन सा बेटा, एजुकेशन एक्सपेंस। एजुकेशन एक्सपेंस मुझे लगता है मैं आज भी प्रॉब्लम नहीं करवा पाऊंगा, इंशाल्लाह फिर ये कंप्लीट करके फिर प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, कल आप करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे इसको डिस्कस करेंगे तफसील से। एजुकेशन एक्सपेंस, अब बताया था मैंने आपको कि हुकूमत जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए आपके एजुकेशन एक्सपेंस को अलाउंस के तौर पे अलाउ कर रही है। तो एन इंडिविजुअल, अगेन यहाँ पर बच्चे किसके होंगे, इंडिविजुअल के होंगे, जाहिर सी बात है वो अपने बच्चों की तालीम पर पैसा खर्च कर रहा होगा। एन इंडिविजुअल is entitled to a deductible allowance in respect of tuition fee paid provided that his taxable income is less than 1.5 million, less than equal to भी नहीं, less than। तो अगर किसी शख्स, किसी इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेबल इनकम 15 लाख या उससे ज्यादा है, तो वो ये रिबेट वो इस अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं, क्योंकि फिर वो बड़ी आसानी से अपने बच्चों की एजुकेशन को मेंटेन कर सकता है। ये अलाउंस उन लोगों के लिए जिनकी एनुअल इनकम या टैक्सेबल इनकम जो है 15 लाख से कम है। तो जिनकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से कम है उनको अलाउंस मिलेगा एजुकेशन एक्सपेंस बियर करने पर अपने बच्चों की। तो एक इंडिविजुअल है जिनकी टैक्सेबल इनकम 24 क्या कहते हैं 2.4 मिलियन है, 24 लाख रुपए। तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, कॉलेज पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ाते हैं, तो उसके जो एक्सपेंसेस वो बेयर करते हैं ट्यूशन के नाम से या यूनिवर्सिटी फी के नाम से, क्या वो उस पर अलाउंस के लिए एलिजिबल होंगे? नहीं। एक बेचारा मजदूर है, वो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाता है, मजदूरी करता है लेकिन वो फिर भी अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहा है, उसकी एनुअल इनकम जो है वो 15 लाख से भी कम है, 8 लाख है, 9 लाख है, 10 लाख है, 11 लाख है। अब क्या वो अलाउंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा? हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है जी, तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस क्या होगा, 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल। तो अब जो अलाउंस क्लेम होगा वो फिर वही इन तीन में से लोअर होगा। ठीक है, इन तीन में से लोअर होगा। नंबर वन क्या है, आप निकालें, नंबर वन क्या निकालें, आपने पूरे साल में कितनी ट्यूशन फी पे की है। मतलब अगर आपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाया है और आपने बच्चे की स्कूल की फीस पे की है 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, कितना बनेगा बेटा, 60,000 रुपए। 60,000 का निकाल लें आप 5%, 3,000 रुपए। ठीक है, अच्छा दो बच्चे हैं तो 60 और 60, एक 20, 5%, 6,000 रुपए। ठीक है, 3 बच्चे, 4 बच्चे, इस तरह नंबर ऑफ बच्चों के हिसाब से कंसीडर करते रहे।
तो जितने भी बच्चे हैं उन सबकी जितनी भी आपने ट्यूशन फी पे की है उस फी का सम करें, उसका 5% निकाल दें। बच्चे जितने भी हैं, जितनी भी उनकी ट्यूशन फी पे की है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नंबर 2, टैक्सेबल इनकम का 25% निकालें। और नंबर 3, जितने भी बच्चे हैं, अगर एक बच्चा है तो 60,000 रुपए, अगर 2 बच्चा है तो मॉनेटरी लिमिट 1,20,000 रुपए, अगर 3 बच्चे हैं तो मॉनेटरी लिमिट 1,80,000 रुपए। तो मतलब जितने भी नंबर ऑफ चिल्ड्रन है उसको 60,000 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगी आपकी मॉनेटरी लिमिट इस तरीके से। तो 1, 2 और 3, इनमें से जो लोअर होगा वो क्या बन जाएगा, आपका अलाउंस बन जाएगा। ये बात ऊपर ही लिखी हुई है, डिडक्टेबल अलाउंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल बी द लोअर ऑफ द फॉलोइंग: 5% ऑफ द ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, रुपीज 60,000 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल। इसका प्रैक्टिकल अभी करेंगे बेटा, सब चीजों का देखते हैं इन तमाम चीजों को। Deduction of education expense can be claimed by either of the parents making payment of the fee on furnishing NTN on name of the educational institution। ठीक है जी। तो ये क्लेम कौन करेगा? आमतौर पर तो वाले सब कमा रहे होते हैं, वही पे कर रहे होते हैं, तो वाले सब क्लेम करेंगे। लेकिन जिस केस में दोनों पेरेंट्स जो हैं वो कमा रहे हैं, तो कोई भी एक बंदा कर सकता है, दो में से कोई, जो बच्चों की फीस बेयर कर रहा हो, ठीक है। लेकिन इसको क्लेम करने के लिए आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि आपने ये अमाउंट जिस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पे किया उसका एनटीएन नंबर आपके पास क्या हो, ठीक है, या उसका नेम अवेलेबल हो, कम से कम नाम भी अवेलेबल हो, तब भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को हम रिकॉग्नाइज कर सकें कि हाँ भाई यहाँ ये फला इदारा है जिसको ये हमने फीस पे की। तो यहाँ तक ये सारी बात सिंपल है। डी पॉइंट एक टेक्निकल पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि डिडक्शन ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस शैल नॉट बी कंसीडर्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ विदहोल्डिंग टैक्स फ्रॉम द सैलरी। क्योंकि एम्प्लॉयर आमतौर पे एम्प्लॉय को जब सैलरी पे करता है तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद पे करता है। तो जो एम्प्लॉय की सैलरी है उस सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट करते वक्त एम्प्लॉयर इस एक्सपेंस को अलाउंस को माइनस नहीं कर सकता। ये अलाउंस जो है वो एम्प्लॉय जिसकी सैलरी है वो खुद अपने घर आकर जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तब ये खुद लेस करेगा। मतलब ये अलाउंस जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स निकालने के लिए, यानी जो टैक्स एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा एम्प्लॉय की सैलरी पर, उसको डिडक्ट करते वक्त कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये अलाउंस जो है वो एम्प्लॉय खुद जब जिस वक्त वो एफबीआर को रिटर्न फाइल करेगा, जब वो खुद से टैक्स पे करेगा उस वक्त वो कंसीडर करेगा। तो ये थोड़ी आगे की बात है। आपका विदहोल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ये टैक्स विदहोल्डिंग क्या होती है, तो आपको ये बातें समझ लगना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन शुरू हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन है मिस्टर जेड के नाम से, ये आपका बन जाएगा अब होमवर्क। मिस्टर जेड और मिस्टर वाई, दो क्वेश्चन है आपके पास। मिस्टर जेड एंड मिस्टर वाई, जवाब दीजिए बेटा। क्या आप ये होमवर्क कर लेंगे बेटा? इसमें तकरीबन सारे रिबेट्स कवर हो गए, और अगर अभी भी किसी का रिबेट का कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो यकीन मानिए इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को करने के बाद रिबेट के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप ये दो क्वेश्चंस इनफ हैं रिबेट, सारे रिबेट्स कवर करने के लिए और अलाउंसेस कवर करने के लिए। जवाब दीजिए बेटा मुझे आप सब लोग, बताइए। ये डॉक्यूमेंट सबके पास मौजूद है पहले ही, ठीक है ना? ये डॉक्यूमेंट जब सबके पास मौजूद है इंशाल्लाह सब लोग इस होमवर्क को कर लेंगे। दो क्वेश्चन होमवर्क में है बेटा, एक 2.1 है मिस्टर जेड के नाम से जो चल रहा है यहाँ पर, और एक 2.2 है मिस्टर वाई के नाम से। रिबेट डिडक्ट करने का वही ऑर्डर है जिस ऑर्डर से हमने इनको पढ़ा है बेटा। अगर सबसे पहले अवेलेबल हो तो फुल टाइम टीचर, उसके बाद नंबर 2 फॉरेन टैक्स क्रेडिट, नंबर 3 डोनेशन, सो ऑन, इस तरीके से। तो अभी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आपको इन्हीं दो क्वेश्चन में मिल जाएगा बेटा। तो ये ऑर्डर वाली बात भी इन्हीं दो क्वेश्चन में कवर हो जाएगी तला, ठीक है बेटा? तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी गुफ्तगू समझ में आई होगी और आगे इसको आप कंटिन्यू करेंगे और ये होमवर्क जरूर करेंगे सब लोग। ये चैप्टर 2 क्लोज होने जा रहा है बेटा, ख्याल रखिएगा इस बात का। ठीक है जी, तो इसको यहाँ तक स्टॉप करूंगा इंशाल्लाह, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। ये होमवर्क जरूर कीजिएगा आप, 2.1 एंड 2.2 मिस्टर जेड और मिस्टर वाई, ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करेंगे, बाकी बात अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज।